everyone. Today we are planning for an education program for kidney diseases for normal people to know more about kidney diseases. Here we have with us Dr. Samir Tawakley. He is the HOD, Head of Department of Nephrology Department in St. Stephen's Hospital. He's going to guide us regarding the kidney diseases and how to treat them, how to manage with them, what about the lifestyle with the kidney diseases. First of all, everyone would like to know what are the functions of kidney. किडनी के बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं. नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है एक्सक्रीटरी फंक्शन. एक्सक्रीटरी फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो हमारे शरीर में गंदगी बनती है उसको किडनीज एक्सक्रीट आउट करती है. दूसरा फंक्शन होता है हमारा हार्मोनल फंक्शन. किडनी एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोएटिन, जो कि हमारे नॉर्मल हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है. और तीसरा होता है एक एंडोक्राइन फंक्शन जिसमें एक और हार्मोन बनता है रेनिन, जो कि हमारा कैल्शियम और फास्फोरस और विटामिन डी लेवल्स को मेंटेन करता है और बोन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. सो दीज आर द 3 मेजर फंक्शंस ऑफ द किडनीज. So when there is permanent damage to kidney, we'll call it chronic renal failure. What is chronic renal failure exactly? Chronic renal failure is a condition where there is irreversible damage to the kidneys. हमारी किडनीज जो हैं वो काम करती हैं और धीरे धीरे जब उनके अगर फंक्शनिंग कम होती जाती है और पेशेंट एक उस स्टेज में पहुंच जाता है कि जहाँ पे वो डैमेज परमानेंट हो जाता है, उसको हम क्रोनिक रीनल फेलियर कहते हैं. और वो कई स्टेजेस में डिवाइडेड होता है. नॉर्मली उसकी 5 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 to stage 5. स्टेज 1 जब इनिशियल डैमेज शुरू होता है एंड स्टेज 5 वेयर देयर इज अ कंप्लीट absence of renal functions, and at that stage the patient requires some form of renal replacement therapy in the form of either a transplant or dialysis. They are having some kidney problem. What are the basically the symptoms of chronic kidney diseases? किडनी डिजीजेस जनरली उनमें सिम्टम्स बहुत कम होते हैं. शुरू स्टेजेस में तो सिम्टम्स ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं. पेशेंट्स को कई बार शुरू के स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, बट लेटर ऑन जब किडनी डिजीज काफ़ी एडवांस होती जाती है तब उस सिचुएशन में हमारे पास में सिम्टम्स आने लगते हैं. मायने फॉर एग्जांपल जैसे कई लोगों में स्वेलिंग आने लगती है, पैरों पे मुंह पे स्वेलिंग आने लगती है, सांस फूलने लगता है, नोजिया यानी जो है भूख कम हो जाना, वॉमिटिंग की सेंसेशन होना जिसको हम नोजिया कहते हैं. और फिर लेटर ऑन और जब एडवांस डिजीज हो जाती है तो उस केसेस में कई बार पेशेंट्स को ड्राउजीनेस होने लगती है, डिलीरियम होने लगता है, उनको बेहोशी आने लगती है, गफलत आने लगती है, और कई बार पेशेंट्स को सीजर्स भी आ जाते हैं, दौरा भी पड़ जाता है. सो ये बेसिकली सिम्टम्स होते हैं जिनका थोड़ा सा पेशेंट को ख्याल रखना पड़ता है. कई बार क्रोनिक किडनी डिजीजेस या कई बार अर्ली फॉर्म्स ऑफ किडनी डिजीजेस में यूरिन की मात्रा कम होना या यूरिन में ब्लड आना, ये भी कई सिम्टम्स हो सकते हैं. Okay. And when does a patient actually requires dialysis? Like I told you, chronic renal failure has got 5 stages, stage 1 to 5. Stage 5 is a situation where there is complete loss of kidney functions, and that is the stage when the patient actually requires dialysis. Normally corresponding to a GFR of जो kidney functions जिससे हम measure करते हैं GFR, उसके जो है that is less than 15, and that is the stage when the patient requires dialysis. So do you think that early referral or early visit to your doctor or a nephrologist would help? Absolutely. जितना जल्दी अगर पेशेंट को किडनी डिजीज के बारे में पता लगता है उसी हिसाब से उसको जल्दी से ही नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा देना चाहिए. बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, कई बार सिम्टम्स नहीं होते हैं और बहुत एडवांस्ड स्टेज में जाके हमारे को पता लगता है कि पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है. बट अगर हम थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं, अगर हम अपने टेस्ट टाइम टू टाइम कराते रहते हैं और अगर हमारे को किडनी डिजीज के बारे में जल्दी पता लग जाता है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम नेफ्रोलॉजिस्ट के संपर्क में जल्दी से जल्दी आएँ. इवन फिजिशियंस जो डॉक्टर्स हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, या जो फर्स्ट लेवल पे जो डॉक्टर्स जो पेशेंट्स को देखते हैं, उनको भी यही करना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी पेशेंट को नेफ्रोलॉजिस्ट को रेफर कर दें ताकि अच्छा और प्रॉपर इलाज शुरू हो जाए. So
यूजुअली व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ किडनी? कौन से लाइफस्टाइल या कौन से पेशेंट्स हैं जो बहुत प्रोन टू हो सकते हैं क्रॉनिक किडनी डिसीजेस? नॉर्मली जो वर्ल्ड वाइड जो लीडिंग कॉज है किडनी फेलियर का वो है डायबिटीज़, और स्पेशली इंडिया में जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डायबिटिक्स हैं, ये चीज़ और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि डायबिटीज़ वाले जो मरीज़ हैं उनको अपना खास ख्याल रखना होता है। डायबिटीज़ के साथ साथ जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ की, उन लोगों को और भी केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि they have a chances of developing kidney diseases. Similarly, next is hypertension. Blood pressure और hypertension ये दो major causes हैं। इसके अलावा एक chronic glomerulonephritis करके एक चीज़ होती है जो कि normal body के immune responses की वजह से ही kidneys खराब हो जाती है। उसके अलावा से कई लोग जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं, देसी दवाइयाँ लेते हैं, या over the counters without any prescription long term pain killers खाते रहते हैं, उनमें भी किडनी डिजीजेस होने का रिस्क रहता है। जिनके यूरिक एसिड लेवल्स हाई हैं उनको भी किडनी डिजीजेस होने का रिस्क रहता है। और सिमिलरली जो स्टोन फॉर्मर्स हैं, जिनके स्टोन बनता है, कई बार स्टोन की वजह से भी किडनीज खराब होती हैं। इसके अलावा से 3 से 5% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कॉज एग्जैक्टली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। So whatever the cause be, once the patient is having chronic kidney diseases, what treatment options are available for him or her? Once the patient develops chronic kidney disease, the options left with him is either going in for a dialysis or going in for a transplant. There are two forms of dialysis. One is the hemodialysis and the other is peritoneal dialysis. Hemodialysis is done through the blood, जो हम normal hospital settings में जो हम blood को purify करते हैं उसको हम hemodialysis कहते हैं। Peritoneal dialysis is another modality जो कि patient अपने घर पे ही कर सकता है, जिसमें उसके लिए पेरिटोनियम में, पेट में एक ट्यूब डाल दी जाती है और स्पेशल फ्लूइड्स आते हैं जिनके थ्रू वो डायलिसिस होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस नॉर्मली घर में किया जाता है। उसमें 2 तरह के होते हैं, जिसमें कि एक मैनुअल होता है और एक ऑटोमेटेड होता है। और हीमोडायलिसिस इज डन इन द हॉस्पिटल सेटिंग्स। एंड द थर्ड ऑप्शन विच आई वुड सजेस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन इज गोइंग इन फॉर अ ट्रांसप्लांट। गुर्दा प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन जो कि हम पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। So अगर डायलिसिस पे होता है पेशेंट, हाउ फ्रीक्वेंटली डज ही और शी नीड्स डायलिसिस? A person requires 3 times a week dialysis of minimum 4 hours session. It is internationally recommended कि इंसान को 12 से 15 घंटे का हफ्ते में डायलिसिस लेना चाहिए। So 12 से 15 घंटे के लिए उसको अगर हफ्ते में 3 बार कराएगा 4-4 घंटे का, तो जाके उसके 12 घंटे पूरे होते हैं। तो उसका 3 times in a week is minimum what is required. And usually what diet should these kidney failure patients be taking? डाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट है किडनी डिजीजेस में, बिकॉज यहाँ पे हम 2 तरह के मरीजों से डील करते हैं। एक होते हैं जो डायलिसिस पे नहीं होते हैं और एक होते हैं जो कि डायलिसिस पर होते हैं। इनिशियली जो डायलिसिस पर नहीं होते हैं उसमें हम थोड़ा सा ही प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं। आई वुड नॉट सजेस्ट कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन किया जाए, बिकॉज नॉर्मली हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें इतना हम प्रोटीन कंज्यूम करते ही नहीं हैं कि हम उसमें और ज़्यादा उसमें रेस्ट्रिक्शन करें। बट अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाता है, स्पेशली नॉन वेजिटेरियंस जिनका प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा है, उनको रिकमेंडेड होता है कि वो प्रोटीन इंटेक अपना कम रखें। बट वंस द पेशेंट कम्स ऑन डायलिसिस, तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रह जाती और पेशेंट को यही हम सजेस्ट करते हैं कि जो नॉर्मल प्रोटीन वाली चीज़ें हैं जैसे दाल है, पनीर, राजमा, छोले, चने, अगर आप अंडा खाते हैं तो एग वाइट, जो अंडे का जो सफ़ेद वाला पोर्शन होता है, चिकन, फिश, ये सब चीज़ें लें, क्योंकि हम प्रोटीन रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हम रिकमेंड नहीं करते हैं। Can you please give it some more explanation about the renal transplant, as you already said that that's the best treatment option for the patient? Transplant जो option है that should be considered as early as possible because outcomes transplant के बहुत अच्छे हैं। आजकल हम लोग
पहले तो ये होता था कि सिमिलर ब्लड ग्रुप का ही लिया जाता था डोनर, लेकिन अब टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं कि हम अक्रॉस द ब्लड ग्रुप भी कर सकते हैं। जैसे पहले होता था कि अगर बी पॉजिटिव रिसिपिएंट है तो उसको जो किडनी चाहिए होती है वो बी पॉजिटिव वाले की या ओ पॉजिटिव वाले की ही चाहिए होती है। लेकिन अब हमारे पास ऐसी टेक्निक्स और ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जिसमें अगर उसके पास बी या ओ वाला डोनर नहीं है और अगर ए वाला भी है तो हम वो मोडालिटीज़ यूज़ करके हम ए पॉजिटिव का भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये इसको कहते हैं हम अक्रॉस द ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट। सो ट्रांसप्लांट इज़ नाउ बीइंग एक्सपैंडेड, और उसमें ये रहता है कि डोनर स्पेशली जो है वो फैमिली का ही होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स जो होते हैं हम उन्हीं का ही ट्रांसप्लांट करते हैं। और डोनर को, कई लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि भाई किडनी देने से डोनर को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। डोनर को किडनी देने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। डोनर को अपनी कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रिकॉशंस की भी ज़रूरत नहीं रहती। इनिशियली जो सर्जरी के बाद जो थोड़े दिन की प्रिकॉशंस हैं वही लेनी होती हैं। ट्रांसप्लांट के डिफरेंट जगहों पे अवेलेबल हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास में। हमारे यहाँ पे भी ट्रांसप्लांट्स होते हैं, और transplant I would say is still the best option in terms of treatment of renal failure. Okay. And any message that you would like to give to our viewers that मैसेज का ये है कि यू हैव टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। मेजरली जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है। सो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, अगर आप अपने बॉडी को हेल्दी रखेंगे, डायबिटीज़ डाइट कंट्रोल अगर आप रखेंगे, तो चांसेस ऑफ किडनी डैमेजेस वुड बी लेस। ब्लड प्रेशर्स को आपको कंट्रोल रखना है, सॉल्ट इनटेक आपको कम रखना है, और स्मोकिंग, अल्कोहल, स्मोकिंग इज़ बैड फॉर द किडनी, यू हैव टू गिव अप स्मोकिंग। ओवर द काउंटर्स कई लोग पेन किलर्स लेते हैं, वो नहीं लेनी है। कई लोग हर चीज़ के लिए देसी दवाइयाँ वगैरह लेते हैं जो कि किडनीज को डैमेज करते हैं, वो सब नहीं लेना है। एंड इफ़ यू आर प्रोन टू किडनी डिजीजेस देन यू हैव टू गेट योर सेल्फ रेगुलरली चेकड अप। Every 6 months to 1 year you have to get your regular health checkups done. Okay. Thank you so much for giving us this information. I hope this helps everyone. Thank you.